नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। कैसे आप सभी लोग? सभी को गुड मॉर्निंग, सभी को गुड मॉर्निंग। तो तैयार हैं सभी लोग बिहार आर्थिक सर्वेक्षण के लिए? आइए शुरुआत करते हैं। थोड़ा सा मैं पीडीएफ खोल लूं क्योंकि सीधे आर्थिक सर्वेक्षण का पीडीएफ ही खोल रहा हूं और उसके माध्यम से ही हम चर्चा पर चर्चा करते हैं, ठीक है ना? बस 1 मिनट आप लोग वेट करेंगे, बस 1 मिनट। कहाँ गया? ये रहा। चलिए बस 1 मिनट का समय लगेगा। थोड़ा सा समय लगेगा इसको लोड होने में क्योंकि पेज जो है यहाँ पर दिख रहा है 634 पेज का है। अच्छा देखिएगा, अब जो भी हो, क्या साइंस का बहुत ज्यादा दिक्कत हो रहा है ना? अच्छा, पूरे अड्डा पर ही कंप्लेन करना है? मेरे खिलाफ भी करनी है? मेरे खिलाफ भी किसी के मन में कंप्लेन है? मेरे खिलाफ किसको कंप्लेन करना है, एक बार सभी बताएं। और एक चीज और भी बताऊंगा, कल फिर से एक वीक का रेटिंग जारी किया गया है और रेटिंग में क्या मेरा लिखा हुआ कंटेंट जो मैं देता हूं वो बढ़िया नहीं देता? एक बार सभी लोग बताना कि कंटेंट क्या मैं बढ़िया नहीं देता? अब यहाँ पर टाइप करके लेके आऊं तो बढ़िया होगा, लिखता हूं तो बढ़िया नहीं दिखता है। कंटेंट में मेरी रेटिंग 4 से नीचे गिरा दी गई है, क्यों? पढ़ाने के तरीके को तो सबने 4.9 से ज्यादा दिया हुआ है, इसके लिए शुक्रगुजार हूं मैं आप सभी का। लेकिन कंटेंट जो है, कंटेंट में बेकार देता हूं, कितना कम रेटिंग है। और रेटिंग कम आती है तो ले ली जाते हैं, है ना, नजरों पर चढ़ जाते हैं, अच्छे से क्लास तक हो जाती है। तो कंटेंट अगर आपको, मैं सारी चीजें बोल बोल के, अब देखिएगा 2 तरीके होते हैं पढ़ाने के। यूट्यूब पर तो हम पहले से टाइप करके लाते ही हैं। अगर वैसी चीजें हम पेड बैच में भी पढ़ाएं, कुछ लिखे ना, तो फिर पेड बैच और यूट्यूब का मतलब क्या हो गया? यहाँ पर एक एक चीज हम लिखते हैं, समझाते हैं, आप लोगों को लिखने का टाइम भी देते हैं, है ना। उसके बावजूद भी आप सभी लोगों ने कंटेंट में जो रेटिंग दिया है ना, नीचे से तीसरे चौथे नंबर पर मैं हूं। आप समझ लीजिएगा क्या चीजें हैं। ठीक है, आप लोग चाहते हैं कि मैं वही टाइप करके आऊं, 10-20 मिनट ज्यादा समय लगेगा, लेकिन वही जो लिखा होगा उसी को डिस्क्राइब करके चला जाऊंगा, अतिरिक्त चीजें नहीं बताऊंगा। अगर आपको चाहिए तो बताइए, मैं वैसे भी कर सकता हूं, है ना। लेकिन सबसे बेहतर होता है कि हम जो लिख कर पढ़ाते हैं यहाँ पर, ठीक। तो इसलिए अब की बार जो कंटेंट में आनी चाहिए ना, वो भी 5 स्टार होनी चाहिए, ठीक है। ठीक है, आइए बात करते हैं। ब्राइटनेस मुझे थोड़ा सा ज्यादा लग रहा है। कितने लोगों को ब्राइटनेस थोड़ा सा ज्यादा लग रहा है? एक बार लिखा हुआ देखते हैं कि आप पढ़ पा रहे हैं कि नहीं पढ़ पा रहे हैं, नहीं तो फिर ब्राइटनेस हम कम करेंगे। पहले ये टॉपिक सभी लोग डाल लेंगे, आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23। अंग्रेजी वाला क्या डालेंगे? अंग्रेजी वाले इकोनॉमिक सर्वे लिखेंगे, ठीक है ना।
अंग्रेजी वाले लिखेंगे इकोनॉमिक सर्वे। ठीक है, और एक किसका कर रहे हैं हम, बिहार का कर रहे हैं। ठीक है ना, किसका, बिहार का कर रहे हैं, वर्ष 2022-23 जो लेटेस्ट हमारे पास है वो 2022-23 का है। कल हमने भारत का किया था, अब दोनों को हम कंपेयरिंग करके यहाँ पर समझेंगे और थोड़ा सा यहाँ पर हम क्या करेंगे तो कंपेयरिंग करके देखेंगे कि भारत की कहीं पर स्थिति है तो बिहार में उसकी स्थिति क्या है। ठीक है ना, कुछ नहीं दिख रहा, 1 मिनट में ब्राइटनेस कम करवाता हूं। हो गया, चलिए टॉपिक पर तब तक पहुंचते हैं। मैंने अलार्म दे दिया है, आके वो अभी तुरंत ब्राइटनेस कम कर देंगे। ये पेज बहुत ज्यादा है, लेकिन बहुत ज्यादा पेज होने का मतलब ये नहीं है कि हम सब कुछ पढ़ेंगे। आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से जो इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा इसका ब्राइटनेस कम कीजिए तो। ऐसा कि दिखे, अब दिखाई दे रहा है, एक बार सभी बताना कमेंट करके, अब तो दिखाई दे रहा है। मैं थोड़ा सा काला दिखूंगा, डरना मत, भूत नहीं हूं मैं, आदमी ही रहूंगा, वहीं रहूंगा, है ना। अब तो दिख रहा है, पूरा दिख रहा है, अभी भी नो बोल रहा है, और थोड़ा कम कीजिए, भूत बनाइए मुझे। अब ठीक है, इससे ज्यादा हो जाएगा ना फिर मैं दिखाई नहीं दूंगा, पूरा बाल और चेहरा जो है सब एक जैसा हो जाएगा। ठीक है, तो इतना ठीक, इतने पर चलिए स्टार्ट करते हैं। अब तो क्लियर दिख रहा होगा, ठीक है। चलिए जूम मैं कर दूंगा, जो भी चीजें यहाँ पर है वो सारी चीजें मैं जूम करके भी दिखाऊंगा क्या क्या हम यहाँ पर कर रहे हैं। ठीक, चलिए तो सेशन की शुरुआत करते हैं। और इसमें देखिएगा 11-12 अध्याय हैं, हमें 11-12 अध्याय नहीं करना है। ठीक है, क्या क्या करना है, कहाँ कहाँ से आपके प्रश्न पूछे जाएंगे, आइए उसकी हम चर्चा पर चर्चा करते हैं। पूरा 634 पेज का है, हमें 634 पेज नहीं पढ़ना, इसमें से 10-12 पेज पढ़ना है। और उसमें से भी क्या पढ़ना है मैं आप सभी को यहाँ पर हाईलाइट करवा देता हूँ। ठीक है, आइए मैं जूम कर देता हूँ, है ना, इतना जूम सही है, अब तो सबको दिख रहा होगा, है ना, अब सबको यहां पर दिख रहा होगा। तो बहुत सारे चैप्टर हैं, लेकिन आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से देखें, क्योंकि बीपीएससी जो यहां पर सिविल सर्विस वाली एग्जाम होती है उसमें यहां से केवल यहीं से 6 से 8 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्यों, क्योंकि वहां पर करंट से 32-35 क्वेश्चन होते हैं। आपके एग्जाम में 6-7-5 क्वेश्चन होंगे, तो इतना डिटेल में हमें जाने की आवश्यकता नहीं है। 2-4 चीजें हम यहाँ पर देखेंगे और भारत के साथ कंपेयरिंग करेंगे। तो क्या सभी लोग तैयार हैं, स्टार्ट करें? स्टार्ट करें। एक एक टर्म्स, जैसे एक एक टर्म्स कल समझाया था, जो भी समझ में ना आए बस आप कमेंट कर दीजिएगा कि इसका मतलब क्या हुआ, और वहां पर मैं क्या करूंगा तो आप सभी को डिस्क्राइब कर दूंगा, ताकि कोई भी टर्म जब तक समझ में नहीं आएगी वो डेटा हमारे खोपड़िया में नहीं बैठेगी। और हमारा मूल उद्देश्य है कि डेटा को खोपड़िया में बैठा के चले। बिल्कुल लिखवाएंगे, टेंशन नहीं लेना है, इसी पर मैं लिखते हुए चलूंगा, जो लिखूंगा वही लिखना है, ये नहीं लिखना जो मैं लिखूंगा यहीं पर, जैसे यहाँ जगह है यहाँ लिख दूंगा, यहाँ जगह है यहाँ लिख दूंगा, है ना, नहीं जगह होगा तो यहाँ से पेज ऐड करके लिख दूंगा। तो जो मैं लिखूंगा वही आप सबको लिखना है, इसके अलावा कुछ भी आपको नहीं लिखने हैं। ठीक है, चलिए एक बार आप सभी को इस, है ना, लिखना है ना, कोई दिक्कत नहीं है, एक बार इस पर हाईलाइटेड करवा देता हूं, उसके बाद मैं यहां पर लिखवा देता हूं। ठीक, देखिएगा सबसे पहला चैप्टर है हमारा यहां पर बिहार की अर्थव्यवस्था और अर्थव्यवस्था की एक अवलोकन। ठीक है ना, अर्थव्यवस्था की एक अवलोकन। आइए देखते हैं किस तरीके से क्या क्या बातें यहां पर कही गई है। ठीक, आइए मैं लिखवा ही देता हूं, है ना, आइए मैं यहां पर लिखवा ही देता हूं। चलिए लिखना स्टार्ट कीजिएगा। ठीक, सबसे पहले टॉपिक वहीं डालेंगे, बिहार की अर्थव्यवस्था। टॉपिक क्या होगी हमारी, टॉपिक हो जाएगी, सभी लोग डालेंगे बिहार की अर्थव्यवस्था। बिहार की अर्थव्यवस्था एक अवलोकन। ठीक है, आइए समझते हैं क्या क्या चीजें। अर्थव्यवस्था की बात करें तो यहां पर हम क्या क्या बात करते हैं, तो हम बात करते हैं मूल रूप से किस चीज की, तो जीडीपी की हम यहां पर बात करते हैं। ठीक है, जीडीपी पहले हमने कल समझा था कि जीडीपी है क्या, तो इसका मतलब हो जाता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, है ना, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है ना,
हिंदी में कहें तो इसको कहते हैं सकल घरेलू उत्पाद। क्या कहते हैं? सकल घरेलू उत्पाद। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ, क्या होता है ये? तो हमने देखा था कि किसी निर्धारित वर्ष में, यानी कि एक वर्ष का निर्धारण यहां पर किया जाता है, तो एक वित्तीय वर्ष में पूरे क्षेत्र में, यानी कि देश की सीमा के अंदर अंतिम रूप से उत्पादित वस्तुएं जो होती है, उत्पादित वस्तु और सेवा का जो मूल्य होता है, वही यहां पर जीडीपी कहलाता है। तो जीडीपी जो है ये हमारे राष्ट्र के स्तर पर है, लेकिन जब भी हम राज्यों की बात करेंगे तो यहां पर क्या हो जाएगा, सकल राज्य घरेलू उत्पाद। पहले टर्म समझ लीजिएगा, सकल राज्य घरेलू उत्पाद, ठीक है ना। सकल राज्य घरेलू उत्पाद इसको कहा जाता है। जब भी हम किसी राज्य की जीडीपी कहेंगे तो हम क्या कहेंगे, जीएसडीपी। क्या कहेंगे? जीएसडीपी। तो जीएसडीपी का मतलब क्या हुआ कि हम राज्य की बात कर रहे हैं, जीडीपी केंद्रीय स्तर पर, और जीएसटीपी की बात करें तो ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट हो जाता है, यानी कि एक राज्य के अंतर्गत जो यहां पर सारा उत्पादन होता है, यानी कि जो इसकी कमाई धमाई होती है, वो सारी चीजें। ठीक है, समझ में आ गया। जीएनपी तो हमने समझ लिया था ना, ग्रॉस, है ना, नेशनल प्रोडक्ट। ठीक, ठीक है, क्लियर। अब ये राज्य के संदर्भ में हम यहां पर लिखते हैं, क्या क्या लिखना है, लिखते हुए चलिएगा। सबसे पहली बात क्या चीज, तो जीएसडीपी। अब ये समझ में आ गया जीएसडीपी क्या है, यानी कि हम राज्य की जो जीडीपी है इसकी हम बात कर रहे हैं, और इसमें क्या क्या बात करनी है, तो सबसे पहली कि इसकी ग्रोथ रेट क्या रही है ना, ग्रोथ रेट, यानी कि हिंदी में क्या हो जाता है, वृद्धि दर हो जाता है। हिंदी में क्या हो जाता है, वृद्धि दर हो जाता है। बात करें ये 2000 ग्रोथ रेट जो है 2021-22 में क्या रही है, तो 2021-22 में ग्रोथ रेट क्या रही, लिख लीजिएगा। 2021-22 के दौरान ये ग्रोथ रेट जो रही है ये 8.68% रही है। कितनी? 8.68% इसकी ग्रोथ रेट रही है। और वही बात करें थोड़ा सा पहले चले, कब, तो 2020-21 में अगर हम चलें तो 2020-21 में ये ग्रोथ रेट जो थी वो माइनस में थी। कितने में? माइनस में। और माइनस में भी कितना, तो 3.2%। इसका मूल कारण क्या था, तो ये समय काल जो था ये कोरोना का समय काल था, है ना। किसका? तो कोरोना काल था। और इस दौरान देखा जाए तो बिहार ही नहीं, है ना, भारत ही नहीं, अपितु विश्व की जो अर्थव्यवस्था थी सब के सब माइनस में गई थी। और इस दौरान बिहार की भी जो ग्रोथ रेट थी इसके जीडीपी में वो -3.2% थी। लेकिन कोरोना के तुरंत पश्चात हमने यहाँ पर बहुत बड़े स्तर पर क्या किया है, ग्रोथ किया है। लगभग 10% से भी ज्यादा का डिफरेंसेस आप सभी को दिखाई दे रहा होगा। तो हमने क्या किया, एकाएक हमने यहाँ पर छलांग लगाई हुई है। हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो ज्यादा यहाँ पर तेजी से डेवलप हुआ है। तो 2021-22 के दौरान हमारे जीडीपी में ग्रोथ रेट कितनी रही है, तो 8.68% यहाँ पर रही है। ठीक है, अब इतना लिख लिया सबने, बढ़े आगे। क्लियर? अच्छा, जीडीएफ लिख दिया क्या कहीं? जीडीएफ, हाँ, जीडीपी कर लीजिए। इतना तो समझदार हैं आप लोग, है ना, इतना तो समझदार है। अब यहां पर क्या हो जाएगा, इतना तो अगर आप लोग नहीं करके चलेंगे तो फिर क्या होगा। ठीक हो गया। देखिए 2022-23 नहीं होगा, ये 2022-23 की आर्थिक सर्वेक्षण है, और ये जो इसमें डेटा दिया जाता है वो पिछले वर्ष के आधार पर दिया जाता है। ठीक है ना। तो 2021-22 की डेटा जो है वो 2022-23 में देखने को मिलेगी। यहाँ पर जितनी डेटा होगी वो 2021-22 के आधार पर होगी। ठीक है, और वही हम बजट में जाएंगे तो ये करंट में जो चल रहा है, करंट फाइनेंशियल ईयर में, जो वर्तमान वित्त वर्ष में, तो इसमें क्या डेटा होने वाली है ये हम बजट में बताते हैं, और आर्थिक सर्वेक्षण में हम पिछली बात करते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। -3.2 क्या है, तो ग्रोथ रेट है। 2020-21 जो हमारा वित्त वर्ष रहा उसकी ग्रोथ रेट हमारी माइनस में रही थी, क्योंकि कोरोना काल से पूरा देश दुनिया जो है जूझ रहा था। ठीक है, हाँ, ये बिहार का है। ठीक है ना, ये क्या है, बिहार का है। पहली डेटा हो गई। आइए दूसरी डेटा आप सभी लोग लिखेंगे, क्या चीज, जब ये ग्रोथ रेट हमने यहां पर देख लिया, यहां पर टोटल हमारा जीडीपी राज्य का कितना रहा,
है ना। तो यहाँ पर जीएसडीपी की बात करेंगे और ये भी कब की बात होगी, तो वही 2021-22 की होगी। और इसमें हमने देखा था कि इसको हम दो स्तरों पर देखेंगे। सबसे पहला हम कहां पर बात करेंगे, तो एक हमने बात किया था करंट प्राइस पर। क्या बात किया था, तो एक हम देखेंगे इसको करंट प्राइस पर, है ना, एक हम देखेंगे करंट प्राइस पर, और दूसरा जो होगा वो क्या होगा हमारा कांस्टेंट, है ना, कांस्टेंट प्राइस पर। और कांस्टेंट प्राइस जो होगा बेस ईयर क्या है हमारा, तो 2011-12 का, ठीक है, 2011-12 का, ठीक है। चलिए डेटा जो है, डेटा मैं देख के ही लिखवाऊंगा, है ना, बस एक मिनट, क्योंकि डेटा में गलत नहीं होना चाहिए, इतना जो एक्यूरेट डेटा जो है उतना तो याद रहती नहीं है, ठीक है। तो ये यहाँ पर देखते हैं डेटा यहाँ पर क्या है, ठीक। तो देखिएगा यहाँ पर सबसे पहले बात करें करंट प्राइस पर, तो करंट प्राइस पर 2021-22 का जो आपका जीएसडीपी रहता है ये 6,75,000 कितना, 6,75,448 करोड़ रुपए, 448 करोड़ रुपए का यहां पर क्या रहता है, तो जीएसडीपी रहती है। कब, तो 2021-22 में। और यहीं अगर हम बात कर ले कांस्टेंट प्राइस पर, तो कांस्टेंट प्राइस पर ये है 4,28,065 करोड़ रुपए, ठीक है। इतना डेटा सभी लोग लिख लीजिएगा। बेस ईयर 2011-12 हो गया ना, बेस ईयर हम 2011-12 ही यहां पर लेकर चलते हैं, ठीक है। हो गया, हाँ बिल्कुल, ये समझ में आ गई। जीडीपी नहीं होगा, वो आर्थिक सर्वेक्षण होगा। रुचि जी वहां पर आर्थिक सर्वेक्षण जो होगा वो होगा, ठीक। लिख लिया सबने, बढ़िया। जहां पर जो भी समझ में नहीं आए आप कमेंट कर दीजिएगा, उस टर्म को मैं आप सभी को समझा दूंगा, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद अगली डेटा जो है वो है आपकी यहां पर क्या चीज, दोनों हो गया हमारा स्थिर मूल्य, इसको हिंदी में स्थिर मूल्य लिखेगा और इसको वर्तमान मूल्य लिखेगा। ये वर्तमान मूल्य हो गया और ये स्थिर मूल्य हो गया। आगे ये बात करते हैं, है ना, ये तो हो गया हमारा क्या चीज, तो जीएसडीपी हो गया, सकल घरेलू राज्य उत्पाद हो गया, ठीक है। तीसरी डेटा यहां पर क्या लिखनी है, तीसरी लिखेगा, और तीसरी जो है ये हमें लिखना है यहां पर एनएसडीपी, एनएसडीपी। ये क्या हो गया, एनडीपी हमने देखा था नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, लेकिन जब भी हम राज्य के लिए बात करेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा स्टेट, इसमें लग जाएगा नेट स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो एनएसडीपी की हम यहां पर बात कर रहे हैं। और एनएसडीपी फिर से हम दो स्तरों पर यहां पर बात करेंगे। पहला क्या चीज, तो पहला हम बात करेंगे यहां पर करेंट प्राइस पर, है ना, पहला क्या बात करेंगे, तो पहला बात करेंगे हम करेंट प्राइस पर, और दूसरा जो होगा वो हम हो जाएगा हमारा कांस्टेंट प्राइस पर, है ना, कांस्टेंट प्राइस पर, ठीक है। तो आइए देखते हैं कहां पर क्या क्या डेटा हमें लिखना है। तो अगर हम बात कर ले यहां पर किस पर, तो करंट प्राइस पर, तो ये रहा हमारा 6,14,431 करोड़ रुपए, ठीक है ना, 6,14,431 करोड़ रुपए। और वहीं कांस्टेंट प्राइस पर देखें, है ना, तो ये क्या हो जाएगा 3,82,274 करोड़ रुपए, ठीक है। बेस ईयर में बार बार नहीं लिखूंगा, बेस ईयर हमारा 2011-12 का है, तो जहां कहीं भी कांस्टेंट प्राइस होगा इसका मतलब हो गया हमारा 2011-12, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया 2011-12। तो अगर हम बात करें नेट का मतलब हो गया ना कि इसमें से हमने डेप्रिसिएशन हटा दिया, है ना, जो बाहरी राज्य के व्यक्ति आकर यहां पर कमा रहे थे उनका हमने निकाल दिया, और हमारे जो बाहर में जाकर हमारे बिहार के लोग जो अन्य राज्य में अन्य देशों में जाकर कमा रहे हैं तो उनके पैसे को हमने जोड़ दिया, और जोड़ने के पश्चात टोटल जो हुआ उसको हमने क्या कहा, एनएसडीपी, नेट स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अच्छा जैप अकेला जी कि करंट प्राइस और कांस्टेंट प्राइस क्या है, कल भी समझाया था, शुरुआती दौर में भी समझा दिया है, इसीलिए कहता हूं कि लेट से नहीं आना है, समय पर उपस्थित होना है ना। जैसे होता है ना कि कोई मूवी हो, मूवी में शुरुआती में मेन सीन हो और पूरा मूवी उसी से जुड़ा हुआ हो, और शुरुआती सीन अगर 5 मिनट मिस हो जाए तो पूरा मूवी समझ में आता नहीं है। वही कहानी यहां पर भी है, शुरू में नहीं आए, ये सारे टर्म्स जो है आपको समझ में नहीं आया, है ना।
करेंट प्राइस का मतलब हुआ वर्तमान मूल्य पर, और कांस्टेंट प्राइस का मतलब हुआ कि हम कंपेयरिंग करने के लिए 2011-12 को बेस ईयर रखे हुए हैं और वहां से हम कंपेयरिंग यहां पर कर रहे हैं। ठीक है, ये बातें समझ में आ गई। बेस ईयर हम डिफाइन नहीं कर रहे हैं, ये सरकार ने यहां पर बेस ईयर बनाया हुआ है। ठीक, ठीक है, क्लियर, बढ़े आगे। अब ये मूल बात जहां से आपकी प्रश्न यहां पर बन सकती है, चौथा लिखिएगा क्या चीज, चौथा डेटा पर कैपिटा, है ना, पर कैपिटा इनकम जिसे बोलते हैं, पर कैपिटा जीएसडीपी, है ना, लिखेंगे सभी लोग पर कैपिटा जीएसडीपी, है ना, इसी को हम पर कैपिटा इनकम भी कह लेते हैं। क्या कह लेते हैं, पर कैपिटा इनकम। ठीक है, यानी कि बिहार का एक व्यक्ति, बिहार का एक एक व्यक्ति प्रति वर्ष कितने रुपए कमा लेता है, इसी को कहते हैं हम पर कैपिटा इनकम। बताइए, अंदाजा लगाइए कितना होगा। भारत वाला हमने देखा था ना, भारत में पर कैपिटा इनकम कितना था, भारत में पर कैपिटा इनकम कितना था, अच्छा 3 लाख पर एनम। बिहार की अगर बात कर लें तो इस क्षेत्र में बिहार बहुत पीछे है ना। और पर कैपिटा इनकम की बात कर लें तो ध्यान रखिएगा, ये भी दो आधार पर अगर हम देखें, सबसे पहला करेंट प्राइस पर, करेंट प्राइस पर कैपिटा इनकम जो यहां पर रही है वो रही है मात्र 54,383 रुपए, यानी कि बिहार का प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष मात्र 54,383 रुपए ये कमा पाता है, जो वर्तमान में महंगाई है इसके आधार पर। और वहीं अगर हम कांस्टेंट प्राइस पर बात करें, है ना, कांस्टेंट प्राइस की बात कर लें तो कांस्टेंट प्राइस पर ये जो यहाँ पर डेटा है ये है 34,465 रुपए। ठीक है, तो समझ लीजिएगा क्या स्थिति है बिहार की, है ना। पूरे भारत पर हमने कितना देखा था, है ना, पूरे भारत पर हमने कितना देखा था, किसी का डेटा नहीं आया क्या, कल वाला किसी ने रिवीजन नहीं किया। भारत में हमने कल देखा था ना पर कैपिटा इनकम कितना है, भारत का हमने देखा था ना 96,500 कुछ रुपए, 96,522 रुपए हमने देखा था ना। भारत की बात कर ले, 96,522 रुपए था, कितना, 96,522 रुपए था। ये किसका, इंडिया का, किस पर, तो वर्तमान मूल्य पर। और बिहार का कितना है तो उसकी अपेक्षा देखें तो बहुत ही ज्यादा कम है, 54,400, है ना, 54,338 रुपए बिहार का एक व्यक्ति एक वर्ष में कमाता है। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं ये निकलता कैसे है। तो देश का जो जीडीपी है उससे देश की जनसंख्या से जब हम डिवाइड करते हैं तो निकलता है पर कैपिटा इनकम। जैसे मान लीजिए एक परिवार है, समझाता हूं फिर से, एक परिवार है, इस परिवार में 10 सदस्य हैं, है ना, 10 सदस्य हैं, 10 में से 5 ही जॉब करते हैं, 5 जॉब नहीं करते, है ना। 5 में से कोई 1 लाख कमाता है तो कोई 20,000 कमाता है। मान लीजिए पांचों मिला के यहाँ पर 5 लाख रुपए कमा रहे हैं ना, पांचों मिलाकर 5 लाख रुपए कमा रहे हैं। तो पर कैपिटा इनकम की बात करें तो इन 5 पर नहीं 10 पर निकाला जाएगा, इसमें हम 10 से डिवाइड करेंगे, यानी कि 50,000 प्रति व्यक्ति जो है वो 50,000 रुपए यहाँ पर क्या कर रहा है, कमा रहा है। इसी को कहते हैं पर कैपिटा इनकम। और यहीं पर हम बात करें कि भारत में पर कैपिटा इनकम कितनी रही तो वर्तमान मूल्य पर यह डेटा कितनी है, 96,522 रुपए। वहीं बिहार प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष मात्र 54,383 रुपये कमा पाता है। अभी तो आपकी कहानी दिखाता हूं, है ना, बिहार की जो बातें करते हैं ना, बिहार के ऊपर इतना ज्यादा कर्जा है, इतना जितना इसका जीडीपी नहीं है। जीडीपी 1,90,000 के आसपास इसकी आय होती है एक वर्ष में, और वहीं देखा जाए कर्जे तो कर्जे 2 लाख के पार है, 2 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का पार है। सब कुछ दिखा रहा हूं, है ना, बिहार की उदरी उदरी खोल दूंगा आप सभी के समक्ष, है ना। आइए देखते हैं, हाँ बिल्कुल ये सारी चीजें पर ईयर होता है ना, ये सारी चीजें पर ईयर होता है। ठीक, क्लियर हो गया ये डेटा। आइए
अब बात कर ले कि ये जो पर कैपिटा इनकम है, इसके आधार पर टॉप 3 जिले कौन से हैं, है ना, टॉप 3 डिस्ट्रिक्ट जो है ये कौन कौन से हैं जहां के लोग जो है सबसे ज्यादा कमाते हैं। तो जब भी ये पूछे आंख मूंद के, सबसे पहले आप सभी को क्या लगाना है, पटना, है ना। सबसे ज्यादा पर कैपिटा इनकम जो है ये पटना की है। यहां का प्रति व्यक्ति 1,15,239 रुपए कमाता है। ठीक है, पटना का प्रति व्यक्ति, चूंकि राजधानी है, सबसे ज्यादा इनकम जो होता है राजधानी में ही होता है। तो राजधानी में पटना में एक व्यक्ति एक वर्ष में 1,15,239 रुपए, ये समझ में आ रहा है ना। कोई 10 करोड़ भी कमाएगा तो कोई 10,000 भी कमाएगा, और एवरेज कैसे निकलेगा, तो पूरी जनसंख्या जो है उसको पूरे इनकम में हम क्या करेंगे, डिवाइड कर लेंगे। इसके बाद दूसरे नंबर पर जो यहाँ पर जिला आ जाता है वो है आपका बेगूसराय, है ना। दूसरे नंबर पर कौन है, तो दूसरे नंबर पर है बेगूसराय। और बेगूसराय का प्रति व्यक्ति जो है ये कितना कमाता है, तो 45,497 रुपए, है ना, 45,497 रुपए। ठीक है, और उसके बाद आगे देखें, है ना, तीसरा, तो तीसरे नंबर पर है मुंगेर, है ना, तीसरे नंबर पर है मुंगेर। और मुंगेर का प्रति व्यक्ति जो है ये 42,793 रुपए प्रति वर्ष कमा पाता है। ये यहाँ की पर कैपिटा इनकम है। तो सबसे ज्यादा पटना में, फिर बेगूसराय और फिर मुंगेर में। ये तो हमने देख लिया टॉप 3, है ना। अब बॉटम 3 की भी हम यहीं पर बात कर ले ना, यही कोने पर लिख देता हूं, है ना, कलर चेंज करके यही कोने पर मैं लिख देता हूं। ठीक है, तो अब यहां पर लिखे बॉटम 3 स्टेट, बॉटम 3 डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, 3 जिले जो सबसे कम यहां पर इनकम है, या ऐसे कहें कि ये सबसे धनी मनी जिला है। और यहां पर जो लिखने जा रहा हूं ये बिहार का सबसे गरीब जिला है। कौन कौन सा, तो देखिएगा, सबसे ज्यादा गरीब जो है ये है शिवहर, है ना। सबसे गरीब कौन है, शिवहर है। और शिवहर का प्रति व्यक्ति मात्र 18,692 रुपए प्रति वर्ष कमा पाता है। इसके बाद थोड़ा सा इससे धनी मनी है अररिया। कौन, तो थोड़ा सा धनी मनी है अररिया। और अररिया का प्रति व्यक्ति 19,527 रुपए प्रति वर्ष कमा पाता है। और तीसरा जो है ये है सीतामढ़ी। तीसरा क्या है, सीतामढ़ी। और सीतामढ़ी का व्यक्ति जो है ये 20,631 रुपए प्रति वर्ष कमा पाता है। ठीक है, तो बिहार के सबसे धनी जिले और बिहार के सबसे गरीब जिले, है ना, शिवहर, फिर उसके बाद अररिया, और फिर सीतामढ़ी, और टॉप में पटना, बेगूसराय, और फिर आपका मुंगेर हो जाता है। सबसे नीचे लिख तो दिया शिवहर, 38 जिले, 38वें नंबर पर शिवहर है, 37वें नंबर पर अररिया, और 36वें नंबर पर आपका सीतामढ़ी। ठीक है, शिवहर का अंग्रेजी में स्पेलिंग हो जाता है SHEO, है ना, शिव, फिर हर होता है। ठीक है ना, लिख लिया सबने। अब समस्तीपुर का पूरी डेटा देखना पड़ेगा ना। अगर आप अपने जिले के हैं तो मैं PDF जो है आप सभी को शेयर कर दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पर, वहां से आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा, है ना। और उसमें देखा जाए तो यही सारी चीजें डिटेल में दी गई है। तो डिटेल में BPSC के लिए पढ़ते हैं, जो सिविल सर्विस है उसके लिए, आपके लिए पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप इच्छुक हैं अपना जिला देखने के लिए तो वहां पर देख लीजिएगा। सारे तो, है ना, मैं खुद नहीं देखता। नहीं, न्यूमेरिक डेटा नहीं पूछा जाएगा, ये पूछा जाएगा आपसे कि सबसे ज्यादा पर कैपिटा इनकम किस जिले की है, या सबसे कम पर कैपिटा इनकम किस जिले की है। ठीक है ना, इतनी बातें आप लोग याद रखेंगे, काम हो जाएगा। ठीक, न्यूमेरिक नहीं पूछेगा आपसे, न्यूमेरिक आपसे नहीं पूछेगा। ठीक है ना, इसके लिए नहीं घबराना है। न्यूमेरिक मैं आप सबकी जानकारी के लिए बता रहा हूं, चूंकि आप बिहार राज्य से हैं और बिहार राज्य के बारे में जानना आप सबका जन्मसिद्ध अधिकार है। ये सब तो आपको रिसर्च करके रखना चाहिए, लेकिन नहीं किया है तो मैं करवा रहा हूं। ठीक है, क्लियर, बढ़े आगे। डेटा हो गई इतनी। तो पर कैपिटा इनकम बिहार की कितनी है, तो करंट प्राइस पर है 54,383, जो भारत के 96,522 से बहुत ही ज्यादा कम है ना। कांस्टेंट आप याद रखें ना रखें, मेन आपके यही पूछे जाते हैं, है ना। टॉप 3 डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो सबसे ज्यादा पटना के लोग कमाते हैं, यहाँ पर कैपिटा इनकम सबसे ज्यादा है। और सबसे कम शिवहर। देखिएगा, एक व्यक्ति 18,692 रुपए, इतना कोई मंथली भी कमाए तो उसका काम धाम ना चल पाए। और एवरेज इनकम जो है वो कितना है, 18,000, है ना, मान लीजिए 18,500 के आसपास। ठीक है, सिवान महाराजगंज, है ना, मैं तो वहीं से हूं, है ना, हो गया। चलिए बढ़े आगे। चलिए अब आगे लिखें
जो हमारा जीएसडीपी है, अभी हमने चर्चा किया, छठवां क्या लिखेंगे, जीएसडीपी, है ना। इस जीएसडीपी में विभिन्न क्षेत्रों की भागीदारी, जीएसडीपी में विभिन्न क्षेत्रों की भागीदारी, पार्टिसिपेशन ऑफ वेरियस सेक्टर इन स्टेट जीडीपी। इंग्लिश में आप ऐसे लिख लीजिएगा, ठीक है ना। इंग्लिश इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि इंग्लिश वाला ही मेरा जो कंटेंट में कम आया है ना, कंटेंट में जो इतना कम है वो इंग्लिश वाला ही किया होगा, ठीक है ना। हिंदी वाले तो पूरे संतुष्ट है, पूरे खुश है। इंग्लिश टर्म मैं बताता हूं, लिखता नहीं हूं, इस कारण से वहीं सारा मेरा गिराया होगा, ठीक है ना। जीएसडीपी को बोलेंगे सकल राज्य घरेलू उत्पाद, ठीक है ना, सकल राज्य घरेलू उत्पाद। अब महान लोग हैं, क्या कहें, इंग्लिश लिखो तो हिंदी वाले को दिक्कत, हिंदी लिखो तो इंग्लिश वाले को दिक्कत। सकल राज्य घरेलू उत्पाद, ठीक है। अब राइटिंग भी मैंने बढ़िया कर लिया है कि शायद राइटिंग की वजह से मेरा रेटिंग गिरा रहे हो, है ना। चलिए अब देखें इसमें क्या क्या अभी आते हैं, अभी हम जीडीपी पर आएंगे, कहां से कितना इनकम होता है, राज्य के द्वारा कितना कमाया गया, है ना, उसके बाद केंद्र के द्वारा कितने दिए गए, ठीक है, सब चर्चा पर चर्चा करेंगे। अभी हमारे पास समय है, टेंशन मत लीजिए, बस लिखते हुए चलेगा डेटा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए किसका कितना योगदान रहा है, तो आप सभी को पता ही है ना। 3 क्षेत्र है, एक हमारा प्राथमिक क्षेत्र, है ना, प्राथमिक क्षेत्र, इसको हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी सेक्टर। अब सबका लिखूंगा नहीं, है ना, लिखूंगा नहीं। दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा हो जाता है हमारा द्वितीय क्षेत्र, दूसरा क्या हो जाता है, द्वितीय क्षेत्र, है ना, सेकेंडरी सेक्टर। और तीसरा जो हो जाता है ये हो जाता है हमारा तृतीय क्षेत्र। क्या हो जाता है, तृतीय क्षेत्र, है ना, इसको हम बोलते हैं टर्शियरी क्षेत्र, ठीक है, यानी कि सेवा जो होता है। हाँ, साधारण तौर पर मैंने क्या समझाया था कि प्राथमिक क्षेत्र वो सारे कार्य जो सीधे धरती से जुड़ा हुआ हो, इसको हम क्या बोलेंगे, प्राथमिक क्षेत्र बोलेंगे। जो प्रकृति से जुड़ा हुआ हो, जैसे हम खनन कर रहे हैं धरती से ही करेंगे, ठीक है, जैसे कि हम फसलों का उत्पादन कर रहे हैं धरती से करेंगे, फलों का उत्पादन कर रहे हैं धरती से करेंगे, तो ये सारे के सारे किसके अंतर्गत है, तो प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आएंगे। इन प्राथमिक क्षेत्र से उत्पादित वस्तुओं का प्रयोग करके नए वस्तु बनाना, ये द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आ जाता है। जैसे गेहूं का उपयोग करके हमने क्या बना दिया, तो गेहूं का उपयोग करके हमने बिस्कुट बना ली, चावल का उपयोग करके विभिन्न चीजें बना ली, है ना, मक्के का उपयोग करके टेढ़े मेढ़े बना लिए, सब खाते हो ना, तो ये सब क्या हो जाएगा आपका द्वितीय क्षेत्र में। और तृतीय क्षेत्र क्या है कि ये जो यहाँ पर वस्तुएं बन गई, है ना, इन सभी को विभिन्न क्षेत्रों पर पहुंचाना, यानी कि सेवा देना। जैसे कि कोई दुकानदार है, वो क्या है, आपको सेवा दे रहा है, आपको वस्तु बेच रहा है, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पर आप सभी को पढ़ा रहा हूं, तो मैं सेवा दे रहा हूं, तो मैं किस में हूं, तृतीय सेक्टर में हूं, है ना, सर्विस सेक्टर में हूं, मैं सर्विस दे रहा हूं और आप सभी लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, ले रहे हैं, ठीक है। ये बातें समझ में आ गई, तो ये आपका सेवा सेक्टर हो जाता है। आप देखिएगा किसका कितना योगदान रहा है। तो अगर हम प्राथमिक सेक्टर की बात कर ले, प्राथमिक सेक्टर की, तो यहाँ पर 2 डेटा यहाँ पर लिखता हूं कंपेयरिंग करने के लिए। एक तो हमारा 2021-22 वाला करंट हो जाएगा, और दूसरा यहाँ पर 2020-21 में, ताकि इससे हम कंपेयरिंग कर सके। तो 2021-22 में जो हमारे यहाँ पर डेटा रही है प्राथमिक सेक्टर का, देखा जाए तो ये 21.2% हिस्सेदारी जो है ये राज्य के जीडीपी में योगदान रहा है। वहीं बात कर ले कि ये 2020-21 में कितना रहा था, तो ये रहा था 21.4%, यानी कि इसमें आपको कमी देखने को मिलेगी। द्वितीय सेक्टर की बात कर ले तो यहाँ पर राज्य के जीडीपी में 18.1% की हिस्सेदारी रही है, जो आपकी 2020-21 में 19.3% थी, है ना। और वहीं बात करें सेवा क्षेत्र की, तो इसका 60.7% रहा है। कितना, तो 60.7% रहा है ना, कितना, 60.7% इसका करंट जो आपका 2021-22 वाला यहां पर रहा है, जो कि पिछले वित्त वर्ष में ये 59.3% रहा था। डेटा लिख लीजिएगा सभी, है ना। प्रश्न यह पूछा जा सकता है कि राज्य के जीडीपी में किस सेक्टर का सबसे ज्यादा योगदान रहा है इसके वृद्धि में, डेवलपमेंट में, तो हमारा रहा है तृतीय सेक्टर। कृषि की बात पूछा जा सकता है कि कौन से नंबर पर, तो सबसे कम रहा है आपका किसका, है ना, द्वितीय क्षेत्र का,
इसके बाद रहा है आपका प्राथमिक क्षेत्र, और उसके बाद यहां पर रहा है किसका, तो तृतीयक क्षेत्र। तो अगर नीचे से ऊपर की ओर पूछे सबसे कम तो द्वितीयक क्षेत्र हो जाएगा, उसके बाद आपका प्राथमिक क्षेत्र, और उसके बाद क्या हो जाएगा, तृतीयक क्षेत्र हो जाएगा। ठीक है, अगर बीपीएससी सिविल सर्विस होता 59 नहीं है ना, यहां पर 59.3% है, और ये जो रहा है यहां पर क्या रहा है, 60.7% रहा है। ठीक है, ये 59 है, 59 जोड़ भी तो लो, 3 3 6 4 10 का 0, और ये जोड़ोगे तो 100 आ जाएगा, इसको भी जोड़ लोगे तो 7 1 8 2 10, और इसको जोड़ोगे तो 100 आ जाएगा, है ना। थोड़ा सा मैथमेटिक्स भी यहां पर यूज कर लिया करो, है ना, मैथमेटिक्स भी यूज कर लिया करो। ठीक हो गया इतना। चलिए अब थोड़ा सा नजर डलवाते हैं राजकीय वित्त पर, स्टेट फाइनेंस पर। ये हो गया कंप्लीट। तो यहां से इस क्षेत्र से अगर क्वेश्चन पूछ जाएंगे तो आपके इतने ही पूछे जाएंगे। बाकी देखिएगा बीपीएससी के लिए, सिविल सर्विस के लिए पढ़ते हैं तो पूरा जितना भी क्षेत्र है मानव संसाधन को लेकर, है ना, उसके साथ साथ देखें यहाँ पर तो किस किस क्षेत्र में क्या क्या कार्य किया जा रहा है, ऊर्जा को लेकर, ट्रांसपोर्टेशन को लेकर, ये सारी चीजें, सारी डेटा इसमें है। लेकिन आपसे नहीं पूछ जाएंगे तो उसको हम यहाँ पर नहीं करने वाले। आपके जो भी क्वेश्चन बनेंगे यहाँ से बनेंगे। और दूसरा फाइनेंस, है ना, जो स्टेट फाइनेंस है यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो दूसरा यहाँ पर लिखेगा स्टेट फाइनेंस, है ना, दूसरा क्या लिखेंगे, स्टेट फाइनेंस। ठीक है, हिंदी में इसको क्या बोलेंगे, राजकीय वित्त सत्ता। नहीं, वित्त व्यवस्था होगा ना, सत्ता में लिख रहा हूं, वित्त व्यवस्था। अब यहां पर हम क्या देखेंगे, राज्य की इनकम कितनी हुई, राज्य के खर्चे कितने हुए, ये सारी चीजें। ठीक है ना, क्लियर, लिख लिया सबने। आइए देखते हैं, बात करें सबसे पहली बात, पहले आय देखें या खर्चे देखें, पहले खर्चे देख लेते हैं, तब आय देखेंगे तो पता चलेगा कि किस तरीके से यहाँ पर खर्चे किए जा रहे हैं। ठीक, सबसे पहले यहाँ पर देखें सारी डेटा कब, तो 2021-22, है ना, और 2021-22 में राज्य का कुल व्यय जो रहा, है ना, कुल व्यय अंग्रेजी में क्या हो जाएगा, एक्सपेंडिचर, क्या हो जाएगा, टोटल एक्सपेंडिचर। इंग्लिश वाले इंग्लिश में लिखेगा टोटल एक्सपेंडिचर, है ना। पहले खर्चा देखते हैं ना कि राज्य सरकार कितना खर्चा करती है। तो ये लगभग 1,93,000, है ना, करोड़, 1,93,000 करोड़ रुपए जो रहा, ये इसका यहां पर इनकम रहा है। ठीक है ना, इनकम नहीं, व्यय रहा है, खर्चे रहा है। और ये खर्चे देखा जाए तो खर्चे दो तरीके से किए जाते हैं। एक किया जाता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, है ना, ये जो कुल व्यय जो होता है ये दो तरीके से किया जाता है। एक को हम क्या बोलते हैं, एक को बोलते हैं राजस्व व्यय, है ना, राजस्व व्यय हो गया। और दूसरा हम देखें तो दूसरा हो जाता है यहां पर आपका पूंजीगत व्यय, पूंजीगत व्यय। ठीक है, अंग्रेजी में कहे तो इसको हम बोलते हैं क्या चीज, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। क्या बोलते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है, और इसकी बात करें पूंजीगत तो इसको हम क्या बोलते हैं, कैपिटल, है ना, कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक, ये बातें समझ में आ गई। दोनों का मतलब क्या है समझिएगा। जैसे मान लीजिए आपके पास कुछ धन है, आपके पास कुछ पैसे हैं, ठीक है, तो पैसे का एक होता है खर्चे में, जैसे भोजन के लिए भी क्या करते हैं आप, पैसे खर्च करते हैं। 100 रुपए हैं, 100 रुपए में से 20 रुपए आपने क्या कर लिया, है ना, 20 नहीं, 40 नहीं, 60 रुपए आप यहाँ पर खा गए, ऐसे समझिएगा, 20 रुपए खाने पर चला गया, है ना। उसके बाद मान लीजिए आप कहीं पर रहते हैं तो वहां से 10 रुपए आपका रेंट चला गया। ठीक है, बच्चे आपके पढ़ते हैं तो उनके फी चले गए। ठीक है, स्वास्थ्य पर कुछ हमने खर्चे कर लिए। तो ये सब क्या है, इन सब को हम किस में देखते हैं, तो राजस्व व्यय में, है ना। इन सब को क्या, तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में हम लेकर चलते हैं। और कैपिटल, कैपिटल का मतलब पूंजी, जिसमें पूंजी बन जाए। जैसे 100 रुपए था, 100 रुपए में से 20 रुपए का आपने क्या खरीद लिया, ऐसा सामान खरीद लिया जिससे आपका पूंजी बन जाए। जैसे कि मान लीजिए 20 रुपए का आपने सोना खरीद लिया। अब ये मत सोचिए कि 20 रुपए का कौन सा सोना मिलेगा, मैं एग्जाम्पल बता रहा हूं। तो 20 रुपए का आपने सोना खरीद लिया तो क्या हुआ, आपका एक कैपिटल बन गया, है ना। या फिर आपने वहां पर दुकान खोल ली 20 रुपए की, उससे आपकी इनकम हो रही, तो वो भी क्या हो गई, आपके कैपिटल हो गई। तो ये समझ में आ गया कि कैपिटल एक्सपेंडिचर
क्या होता है, पूंजीगत व्यय क्या होता है, और साथ ही साथ राजस्व व्यय यहाँ पर क्या होता है। सबसे ज्यादा जो यहाँ पर है ना खर्चे जो किए गए हैं वो किए गए हैं आपके कहां पर, राजस्व व्यय में, है ना। और ये किया गया है 1,59,000 करोड़ रुपए। कितना, 1,59,000 रुपए, ऐसे पॉइंट में ही लिखूं, 1,59,000 करोड़ रुपए। ठीक है, ये बातें समझ में आ गई। यानी कि टोटल एक्सपेंडिचर का ये 82.4% है ना, 82.4% जो है ये हमने कहा राजस्व व्यय में कर दिया। और वहीं पूंजीगत व्यय की बात कर ले तो यहां पर हमने मात्र 34,000 करोड़ रुपए, है ना, 34,000 करोड़ रुपए जो है यहां पर हमने खर्चा किया हुआ है, जो टोटल खर्चे का 17.6% हो जाता है। कितना, 17.6% हो जाता है। ये बातें समझ में आ गई, लिख लिया सबने। मैं पहले ही बता दिया कि 20 रुपए में सोना नहीं मिलेगा, वो परसेंटेज समझ लीजिएगा, 100% और उसमें से 20%। ये बातें समझ में आ गई। 20 रुपए में तो दुकान में भी नहीं बैठाएगा, भगा देगा। 20 रुपए का चाय भी नहीं मिलेगी। चलो निकलो यहां से, निकलो जल्दी। स्टेट फाइनेंस का बता तो रहा हूं, यहां पर हम 2021-22 की बात कर रहे हैं, है ना। वित्त वर्ष 2021-22 की हम बात कर रहे हैं कि कुल व्यय कितने किए गए, 1,93,000 करोड़ रुपए किए गए। इसमें से 1,59,000 करोड़ रुपए हमने पूंजीगत व्यय किया, राजस्व व्यय किया, और 34,000 करोड़ जो है ये हमने पूंजीगत व्यय किया हुआ है। ठीक है, क्लियर, ये बातें समझ में आ गई। ये तो व्यय हो गया। देखिएगा कितना, ये डेटा याद रखिए, अभी कंपेयरिंग करूंगा। 1,93,000 करोड़ रुपए यहां पर क्या हो गया, तो खर्चे कर दिए गए। अब ये बात करते हैं कि राज्य सरकार की आय क्या है ना। राज्य सरकार लिख लीजिएगा, है ना, राज्य सरकार या बिहार ही सरकार लिखते हैं ना सीधे, बिहार सरकार की आय। ठीक है, आय कितनी हुई देखिएगा। आय की बात कर ले तो आय दो तरीके से है। एक जैसे होता है ना, बचवा बहुत सारे हो, है ना, तो बचवा जो है कमा के पिताजी को दे रहा है, और बाद में पिताजी उसमें से बचवा में डिवाइड करके देंगे, ये लो तुम्हारा हिस्सा रहा। तो ये ऐसे ही हमारे केंद्र में भी है। जैसे हर राज्य में जो चीज बिक्री होती है, टैक्सेस आता है, इन सब में केंद्र का भी हिस्सा होता है। ठीक है, केंद्र में चला गया और वहां से केंद्र जो है अब उसमें से हर राज्य को हिस्सेदारी देती है। ठीक है, और दूसरा जो होता है, राज्य के द्वारा राजस्व की उगाही भी यहाँ पर की जाती है ना। विभिन्न प्रकार के टैक्सेस के माध्यम से राज्य का इनकम यहाँ पर हुआ, है ना। जैसे कि कंपनियां हैं तो कंपनियों ने टैक्स यहाँ पर दिया, इनकम टैक्स देखा जाए, ये विभिन्न प्रकार के टैक्सेस जो है ना, फाइन चार्ज लगा दिए गए। तो ये सब विभिन्न स्रोतों से क्या होता है, राज्य की भी कमाई होती है। तो दो तरीके से राज्य में जो पैसे आते हैं, दो तरीके से, एक केंद्र सरकार देती है ना, जो केंद्रीय टैक्स होता है उसमें से हिस्से के रूप में, और दूसरा राज्य सरकार की जो यहाँ पर राजस्व उगाही होती है, रेवेन्यू यहाँ पर वसूले जाते हैं। तो राज्य सरकार की आय दो तरीके से। ठीक है, एक हमारा क्या हो गया, केंद्र से, है ना। तो पहला क्या हो गया हमारा, केंद्र सरकार ने कितना दिया। तो केंद्र सरकार की बात कर ले तो केंद्र सरकार इस वर्ष यहाँ पर दे रखी है, ध्यान रखिएगा, है ना, 1,29,486 करोड़ रुपए, 1,29,486 करोड़ रुपए जो है ये किसने दे दिया, केंद्र सरकार ने। ठीक है, अब बात करें राज्य की इनकम यहां पर क्या रहे, है ना। राज्य द्वारा, है ना, यहां पर लिख लीजिएगा, राज्य द्वारा राजस्व संग्रह, राज्य द्वारा राजस्व संग्रह। और राज्य के द्वारा राजस्व संग्रह कितना किया गया है, तो ध्यान रखिएगा, ये किया गया है आपका 38,839 करोड़ रुपए, है ना, 38,839 करोड़ रुपए। और ये राज्य सरकार की टोटल इनकम है। अब इन दोनों को हम जोड़ दें, इन दोनों को अगर हम जोड़ दें तो क्या कहानी बैठती है, आइए इसको समझते हैं। दोनों को अगर हम जोड़ें तो हमारा क्या हो जाएगा, टोटल इनकम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, टोटल इनकम हो जाएगा। और टोटल इनकम जो यहां पर आ रहा है वो आ रहा है 1,68,325 करोड़ रुपए, है ना, 325 करोड़ रुपए। ठीक है, अब देखिएगा इनकम हमारी कितनी हुई, 1,68,325 करोड़, और हमने खर्चे कितने कर दिए, 1,93,000 करोड़।
ठीक है, यानी कि राजकोषीय घाटा। अब क्या होगा, यहाँ पर फायदा होगा नहीं, हमें क्या हुआ, घाटा हुआ, हमें कहीं ना कहीं से लोन लेकर इसकी चुकता करनी पड़ गई। वही होता है ना, जब आय से ज्यादा व्यय हो जाए तो फिर व्यक्ति जो है कहाँ जाने लग जाता है, आप सबको पता ही है ना। तो यहाँ पर देखिएगा, आय से ज्यादा व्यय होता है ना, लेकिन इसकी परसेंटेज 2 से 3% तक रहे तो इसको आदर्श स्थिति माना जाता है। लेकिन आइए देखते हैं यहाँ पर क्या राजकोषीय घाटा यहाँ पर रही है। ठीक, अब देखिएगा, अब यहां पर हम क्या निकालेंगे, राजकोषीय घाटा। क्या निकालेंगे, हम निकालेंगे राजकोषीय घाटा। राजकोषीय घाटा है ना, फिजिकल डेफिसिट कहा जाता है। कैसे निकलेगा, तो कुल आय है ना, कुल आय माइनस, नहीं ये क्या है, व्यय होगा ना, कुल व्यय होगा, कुल व्यय माइनस कुल आय इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, राजकोषीय घाटा। और इस बार राजकोषीय घाटा जो हुआ है वो हुआ है 25,551 करोड़ रुपए का। ठीक है, तो राजकोषीय घाटा इतना हुआ है। जबकि यही अगर हम कंपेयरिंग करें 2020-21 से, तो 2020-21 में ये 29,828 करोड़ रुपए यहां पर था, यानी कि पिछले वर्ष से हमने राजकोषीय घाटा को कम किया है, यानी कि हम बेहतर स्थिति की ओर यहां पर जा रहे हैं। तो ये चीजें हो गई। अब आइए बात करें कि देश है ना, राज्य पर, बिहार पर कुल कितने अभी तक कर्जा है, बकाया है। तो ध्यान रखिएगा, यहां पर आगे लिखें कि 2021-22 के दौरान है ना, वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान राज्य सरकार पर कुल बकाया, राज्य सरकार पर कुल बकाया कितना होगा, थोड़ा सा अंदाजा लगाइए सभी लोग, है ना। इंग्लिश किसका, इंग्लिश में नहीं बता रहा, टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल इनकम इज इक्वल टू फिजिकल डेफिसिट। और ये कितना हो गया, 25,551 करोड़ रुपीस, ये हो गया इंग्लिश। उसके बाद यहां पर देखा जाए कुल बकाया, बकाया को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, उधार, है ना, हिंदी कहते हैं, इंग्लिश में क्या होगा, उधार का क्या होगा। ठीक है, ये बातें समझ में आ गई। अब कितना होगा, चलिए बताइएगा यहां पर कि राज्य सरकार पर अभी तक कर्जे कितने होंगे। हाँ बिल्कुल, क्रेडिट, बहुत बढ़िया, है ना। तो इन फाइनेंशियल ईयर 2021-22 टोटल क्रेडिट ऑन स्टेट गवर्नमेंट, हाँ इसके लिए सही शब्द जो होगा डेब्ट होगा, ये बात सही है ना, डेब्ट जो होगा ये इसके लिए सही होगा। हाँ बिल्कुल, अंदाजा लगभग अभिमन्यु जी का आसपास में है। देखिएगा, अभी तक टोटल बकाया जो है राज्य सरकार पर ये है 2,57,510 करोड़ रुपए। कितना है, 2,57,510 करोड़ रुपए, है ना। इसके लिए शब्द, अंग्रेजी शब्द होगा डेब्ट, ज्यादा सही होगा, ठीक है ना। 2,57,510 करोड़ रुपए जो है ये अभी तक राज्य सरकार पर बकाया है। तो ये पूरी कंडीशन है ना। 2 चैप्टर मैंने आपके यहाँ पर करवाए हैं 12 में से, और 2 चैप्टर से ही आपके क्वेश्चन पूछने होंगे तो पूछे जाएंगे। पर कैपिटा इनकम देख लीजिएगा, है ना, भारत से कंपेयरिंग करके भी उसको देख लीजिएगा, है ना। साथ ही साथ सबसे ज्यादा धनी राज्य कौन सा है, गरीब राज्य, धनी जिला कौन सा है और गरीब जिला कौन सा है, ये देख लीजिएगा, है ना। साथ ही साथ ये भी याद रखेगा, बजट पूछ दिया जाता है ना। तो बजट हम करेंगे, कल की कक्षा में भारत की बजट करेंगे और परसों की कक्षा में बिहार का बजट, ठीक है। तो जो भी क्वेश्चन और बचता है वो आपके वहां से कंप्लीट हो जाएगा। देखिए, कर्ज जो है ना, विभिन्न संस्थाओं से लिए जाते हैं, हमारे देश के अंदर भी है ना। जैसे देखा जाए तो देश के अंदर विभिन्न संस्थाएं, इनसे भी लिया जाता है। और मैक्सिमम जो होते हैं वो जो हमारे विदेशी बैंक है, जैसे न्यू डेवलपमेंट बैंक हो गया, राज्य भी IMF से यहाँ पर ले सकती है ना। विश्व बैंक भी यहाँ पर कर्जे दे देती है। तो ये सारे कहीं से भी कर्जे यहाँ पर लिए जा सकते हैं। जैसे होता है ना, पैसा कम है तो घर से भी आप ले सकते हैं, घर के किसी परिवार के सदस्य से ले सकते हैं, और साथ ही साथ पड़ोसियों से भी ले सकते हैं, दूसरे गांव के लोगों से भी ले सकते हैं, ठीक है ना। क्लियर।
हम देखिएगा इसमें है ना वो चीज नहीं है ना कि आप पढ़े लिखे होंगे नहीं होंगे, मंत्री बनने के लिए आप पढ़े लिखे होंगे या फिर नहीं होंगे, यहाँ पर ऐसा है नहीं। ठीक है, तो क्या कर सकते हैं, आइए मैं पीडीएफ आप सभी को एक बार शेयर कर दूं। आज 19 जुलाई है ना, 19 है ना। और ध्यान रखिएगा है ना, एक चीज और भी बताना चाहूंगा, जाएंगे कोई भी नहीं, पहले बात सुनकर जाइएगा। जो मैंने करंट अफेयर का सेशन सैटरडे को रखा हुआ था मैराथन, उस दिन मैं नहीं ले पाया क्योंकि मेरा घर जो था वो बाढ़ में डूब चुका था, तो उसको मैंने कर दिया है फ्राइडे और सैटरडे को। दोपहर 2 बजे से लेकर 5 बजे तक फ्राइडे को होगी 3 घंटे, और 3 घंटे सैटरडे को ही, है ना। देखा जाए तो फ्राइडे और सैटरडे 3 घंटे आपको कहा, तो चूंकि आपका भी एग्जाम बहुत करीब है और वहां पर लगभग 1 वर्षों का करंट अफेयर मैं करवाने वाला हूं, तो याद रखिएगा दोपहर को 2 से 5, कब, फ्राइडे को, और सैटरडे को भी दोपहर को 2 से 5 सब लोग वहां पर उपस्थित होइएगा। और इस 6 घंटे की कक्षा में पूरे वर्ष भर का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर जो होगा वो मैं करवा दूंगा। जितना आपने किया है इन सब का भी रिवीजन हो जाएगा और कुछ नया भी होगा वो भी आपको वहां पर मिलेगा, तो सब लोग अवश्य उपस्थित होइएगा। हाँ, यूट्यूब पर होगा, बिहार अड्डा 24/7 यूट्यूब चैनल पर होगा। फ्राइडे और सैटरडे दिन याद रखेगा, समय याद रखेगा 2 से 5, दोनों दिन 2 से 5, दोपहर के 2 बजे से लेकर 5 बजे तक, दोनों दिन, फ्राइडे को भी होगा सैटरडे को भी होगा, तो सभी लोग अवश्य ही वहां पर उपस्थित होइएगा। ठीक है, इसका पीडीएफ मैं आप सभी को शेयर कर दूं, है ना, आप सभी इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, मिल गया सबको। चले फिर अगली क्लास स्टार्ट होनी है ना, तो मैं सेशन को यहीं पर समाप्त करता हूं, है ना, फिर मिलेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।